मैं उसका आपसे ये समझना चाहूंगी, एक लंबा संघर्ष ये चल रहा है, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में अब यूक्रेन आखिर कितना सक्षम है, यानी कि सैन्य क्षमता की अगर हम बात करते हैं यूक्रेन की, तो अब कितनी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका ने हाथ तो पीछे खींच लिए है यूक्रेन से और साफ कह दिया गया कि अब यूक्रेन को कोई भी हथियार नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में अब लग रहा है, क्या यूक्रेन रूस के सामने टिक पाएगा? देखो, अभी तक तो टिका हुआ है। और अमेरिकन के अपने अपने सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ये युद्ध अगले 5 से 10 साल तक चल सकता है। यूक्रेन हम्म। के पास मैन पावर की कमी है, लेकिन जब तक उनको यूरोपियन यूनियन जो है और ये नेटो है हर प्रकार से सहायता करते रहेंगे। अमेरिका साफ तौर पे कह रहा है कि मैं हथियार नहीं दूंगा और मैं हम्म। मॉनिटरी रिसोर्सेज नहीं दूंगा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर यूरोप पेमेंट करता है और मेरे से हथियार खरीदता है, ट्रम्प को तो हथियार बेचना है। ट्रम्प तो एक डील मेकर है, तो मेरे को कोई इतराज़ नहीं उनको हथियार बेचने के लिए। और वो अमेरिका की जो वॉर वॉर इंडस्ट्रीज हैं उनकी तकरीबन शेयर वैल्यू 700,000% इंक्रीज हो चुकी है। हम्म। ऐसे में अमेरिका तो को तो फायदा ही है। वास्तव में ट्रंप साफ तौर पे एक किस्म से नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, और किसी प्रकार से अगर वो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को सुलझा सके तो वास्तव में वो नोबेल पीस प्राइज के लायक हो जाएंगे, और उनको शायद वो नोबेल पीस प्राइज मिल भी जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने थाईलैंड कंबोडिया की भी लड़ाई छुड़वाई, लेकिन साफ तौर पे नजर आता है कि थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। जहाँ तक इसराइल और हमास का ताल्लुक है, वहाँ भी सीज फायर की वायलेशन हर दिन इसराइल कर रहा है। लेबनान में हर दिन कर रहा है, हouthis के अगेंस्ट यमन में कर रहा है। ऐसे में कौन सा युद्ध है बस जो उन्होंने सुलझाया है, जो हर प्रकार से सुलझ चुका है? ये एक किस्म से प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि रशिया में भी बहुत ज़बरदस्त तबाही हो रही है। 40 से 50% रशिया की जो रिफाइनरीज हैं ख़त्म हो गई है। उनके बहुत बहुत बड़े पैमाने पर उनके हवाई जहाज, उनके सैनिक तो 1 मिलियन से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। उनके कम से कम 1,000 से ज़्यादा हवाई जहाज मारे गिरा जा चुके हैं। उनके बहुत बड़े पैमाने पर S-300 S-400 सिस्टम्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल यूनिट्स, आर्टिलरी यूनिट्स बर्बाद हुई हैं। हम्म। यूक्रेन के ऊपर रशिया बहुत बड़े पैमाने पर कीव पर हमला कर रहा है। कीव के रियासी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। कीव को हर प्रकार से उनके एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हमला कर रहा है ताकि सर्दी से मरे। वो हर साल इसी माफी की कार्रवाई करता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन झुका नहीं। अभी यूक्रेन ने भी जो भी कार्रवाई की है मॉस्को के अंदर, क्योंकि जी। बड़े पैमाने पर पिछले कई दिनों से कीव के ऊपर हमला हो रहे थे, भयंकर हमले हो रहे थे, उन्होंने इसी माफी मॉस्को के ऊपर किया है, ये दर्शाने के लिए कि हर युद्ध में दो खिलाड़ी हैं, और एक खिलाड़ी जो है हर प्रकार के नियम को तोड़ता है। और मैं कमज़ोर ज़रूर हूँ, यूक्रेन कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन यूक्रेन में भी क्षमता है बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए मॉस्को के अंदर, और वही उन्होंने कार्रवाई की है। हम्म। ठीक है। चलिए सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अब कहीं ना कहीं अब यूक्रेन ने ये बड़ा कदम उठाया है, जो बड़ा अटैक हुआ है, तो इसका रिटेलिएशन भी होगा रूस की तरफ से। मैं आपके पास लौटती हूं, हमारे साथ मनन द्विवेदी भी विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास भी आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के विस्तार पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, चीजें तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। यूक्रेन वॉर में हर कोई खेल खेल रहा है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से निराश हैं, यानी कि बार बार देखिए ट्रंप की ओर से कोशिश की गई कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद अब ये बयान सामने आया है और सीधे तौर पर यह कहा कि चीजें जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। यूक्रेन वॉर में हर कोई खेल रहा है। ट्रंप युद्ध के दोनों पक्षों से भी निराश हैं। ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया, और इस स्टेटमेंट को भी जरा हम समझ लेते हैं मनन द्विवेदी सर, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पूरी कोशिश की कि 4 सालों से जो युद्ध चल रहा है इस पर विराम लगे, लेकिन इसमें वो सफल होते हुए नजर नहीं आए, जिसके बाद ये अब कहीं ना कहीं देखिए जो स्टेटमेंट उनका सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज और भी कही, वो कि जो चीजें हैं अब वो तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रही है। तो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखा जाए सर? क्या वाकई में अब वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो हमारे राजनीतिक लीडर्स हैं, हमारे जो स्टेट्समैन हैं, वो इस बात को एश्योर करने का पूरा प्रयास करेंगे हम्म। आज के पोस्ट ट्रूथ और आज के कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रोन वर्ल्ड में, कि बेसिकली विश्व युद्ध को किसी तरीके से एवेट किया जाए। हम्म। तो मुझे लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की अवधारणा या डेवलपमेंट तो शायद नहीं होगा, पर जिस तरीके से नेटो तैयारी कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, हम्म। उससे लगता है
कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपना स्टैंड बदलना पड़ेगा। अगर हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएशन स्टैंड को देखें तो हम पाएंगे कि बेसिकली वो चाहते हैं कि जेलेंस्की अपना 30% ऑफ द एरिया डोनेट्स्क और लुहांस्क का जो रशिया ने अटैक किया है, तो 30% एरिया यूक्रेन के कंट्रोल में है, तो वो एरिया भी व्लादिमीर पुतिन मांग रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं ये बात बोली है, कई बार रिपीट की है कि अगर जेलेंस्की को टेरिटरी का रीजन का टेरिटरी का लॉस भी होता है तो भी उन्हें व्लादिमीर पुतिन के साथ और रशिया के साथ संधि कर लेनी चाहिए। और अभी गए थे पेरिस और कुछ यूरोपियन राष्ट्राध्यक्षों से मिले थे जेलेंस्की, वो यही बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यूक्रेन पूरी तरीके से युद्ध को रोकने को, खत्म करने को तैयार है, पर हम लोग वो कह रहे हैं कि वो लोग अपनी टेरिटरी का एक भी इंच यूक्रेन को नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि जो अलास्का में जो बातचीत हुई थी 1-2 महीने पहले, उसमें भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में ये डिफरेंस रह गया कि व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि ज़ारिस्ट रशियन एम्पायर की अवधारणा के कारण वो बेसिकली टेरिटरी चाहते हैं, जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक और बहुत ही प्री मॉडर्न बातचीत है आज के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। लेकिन अगर देखिए, क्योंकि अलास्का का जिक्र आपने किया, बातचीत हुई लेकिन वो असफल रही, और टेरिटरी का जिक्र आप कर रहे हैं, तो रूस तो मानने को तैयार ही नहीं है, पीछे हटने को किसी भी तरीके से तैयार रूस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अब हो क्या सकता है सर आगे, क्योंकि युद्ध तो खत्म करना होगा, पहल भी की गई, लेकिन अभी किसी भी तरीके से कोई शांति की पहल अब आगे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो अगर इस तरीके के हालात बनते रहे तो आगे हो क्या सकता है, क्या स्थिति अब आगे की नजर आ रही है सर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जर्मनी और फ्रांस ने डिक्लेयर किया है कि जिस तरीके से विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक तरीके से बातचीत हुई थी और मिलिट्री सर्विस फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के स्टूडेंट्स के सिटीजन्स के लिए आवश्यक भावी बना दी गई थी, वैसा ही निर्णय जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में अभी लिया गया है। पर मुझे लगता है कि ये ऐसी पहल है जो 3 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। और अगर हम रशिया के सुपर पावर स्टेटस और पावर को देखें, साथ में उनके न्यूक्लियर पावर और उनकी मिलिट्री पोटेंशियल को देखें, तो हम पाएंगे कि जिस द्रुत गति से रशिया में ड्रोन्स, मिसाइल्स और आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स और टैंक्स हर महीने बहुत बड़े लेवल पे उनका उत्पादन किया जा रहा है, उसको कहीं पर भी यूरोपियन कंट्रीज या नेटो के लोग, जैसा कि मार्क रुटे ने भी ये बात मानी है कि वो लोग रशिया के इस डेवलपमेंट को, इस प्रोडक्शन को मैच नहीं कर सकते जी। तो मुझे लगता है नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी और एक तरीके से बातचीत ही की जाए, और मुझे लगता है जेलेंस्की अगर अपने कुछ टेरिटरी दे देते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। लेकिन बातचीत आप कह रहे हैं कि बातचीत एक